नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सक्सेस विद वी में। आइए आज हम लोग ये यूपी का करंट अफेयर हम लोग देख रहे थे। जनवरी का देख चुके हैं, फरवरी का देख रहे थे, जिसमें हम लोग इसके ऊपर के जितने आर्टिकल हैं वो देख चुके हैं। अब नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। यह है, केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री ने उत्तर प्रदेश के आंवला और फूलपुर में इफ्को के नैनो यूरिया तरल संयंत्रों का उद्घाटन किया। तो देखिए चर्चा में क्यों है। 14 फरवरी 2023 को केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री मनसुख मांडविया ने उत्तर प्रदेश के आंवला और फूलपुर में इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड इफ्को के नैनो यूरिया तरल लिक्विड संयंत्रों का उद्घाटन किया। प्रमुख बिंदु इसके देख लीजिए। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए डॉक्टर मांडविया ने कहा कि नैनो यूरिया आने वाले समय में किसानों की प्रगति सुनिश्चित करने के साथ ही उनकी आय में वृद्धि करेगा। केंद्रीय मंत्री ने नैनो यूरिया से मिलने वाले लाभों पर प्रकाश डालते हुए कहा है कि यह सबसे अच्छी हरित प्रौद्योगिकी है जो प्रदूषण का समाधान प्रदान करती है। यह मिट्टी को खराब होने से बचाने के साथ ही उत्पादन भी बढ़ाती है, इसलिए यह किसानों के लिए सबसे अच्छी है। उन्होंने आगे कहा कि सरकार की विशेषज्ञ समिति ने नैनो डाईओमिनियम फास्फेट डीएपी को मंजूरी दे दी है और जल्द ही यह सामान्य डीएपी की जगह लेगी। नैनो डीएपी से किसानों को अत्यधिक लाभ होगा और यह डीएपी से आधे मूल्य पर उपलब्ध होगा। डॉक्टर मांडविया ने कहा कि यह एक वैकल्पिक उर्वरक है। सामान्य यूरिया का उपयोग करने पर केवल 35% नाइट्रोजन यूरिया का ही उपज द्वारा प्रयोग किया जाता है और अप्रयुक्त ये जो है यूरिया मिट्टी पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। इससे मिट्टी की उत्पादकता कम हो रही है और फसल उत्पादन स्थिर हो चुका है, इसलिए भी वैकल्पिक उर्वरकों का चयन किया जाना आवश्यक है। नेक्स्ट आर्टिकल देखिए। पीएम मेगा एकीकृत वस्त्र क्षेत्र और परिधान योजना के अंतर्गत टेक्सटाइल पार्क की स्थापना चर्चा में क्यों है। 14 फरवरी 2022 को उत्तर प्रदेश की मंत्रिपरिषद ने पीएम मेगा एकीकृत वस्त्र क्षेत्र और परिधान पीएम मित्र योजना के अंतर्गत टेक्सटाइल पार्क की स्थापना एवं भूमि स्थानांतरण के प्रभाव को स्वीकृति प्रदान कर दी है। साथ ही मंत्रिपरिषद ने योजना में किसी प्रकार के संशोधन के लिए मुख्यमंत्री को अधिकृत किया है। प्रमुख बिंदु इसके इंपॉर्टेंट कौन कौन से हैं। मंत्रिपरिषद के इस निर्णय के अंतर्गत जनपद हरदोई की सीमा के अंदर का कुछ भाग तथा ग्राम आठगढ़ी सौरा, ग्राम अटारी, ग्राम रुदानखेड़ा, ग्राम बिशुनपुरा, ग्राम जिंदाना, ग्राम पारा भदराही, ग्राम सालेहनगर, ग्राम शाहमऊ, ग्राम व तहसील मलिहाबाद, जनपद लखनऊ के कुल 72 गाटे रकबा 418.075 हेक्टेयर, जिसमें कितने एकड़ उड़ते हैं 1033.082 एकड़ भूमि पर पीएम मेगा एकीकृत वस्त्र क्षेत्र और परिधान पीएम मित्र योजना के अंतर्गत टेक्सटाइल पार्क की स्थापना प्रस्तावित है। अब देखिए इसके आगे, इस भूमि को चिन्हित करते हुए इसमें से हरदोई जनपद की 259.09 एकड़ तथा लखनऊ 903.07 एकड़ कुल भूमि 1162.16 एकड़ में से 1000 एकड़ भूमि निःशुल्क हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग विभाग को हस्तांतरित या अधिग्रहण किया जाएगा। देखिए ये प्री के लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही, मेंस के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा है। इस टेक्सटाइल पार्क के क्रियान्वयन हेतु एक स्पेशल पर्पज व्हीकल एसपीवी का गठन किया जाएगा। इसके लिए 10 करोड़ रुपए पेड अप कैपिटल की व्यवस्था की जाएगी, जिसमें 51% अंश उत्तर प्रदेश सरकार का और 49% अंश भारत सरकार का होगा। स्पेशल पर्पज व्हीकल का गठन कंपनी एक्ट 2013 के अंतर्गत होगा। एसपीवी में अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ तथा सचिव वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली अध्यक्ष चेयरमैन होंगे। टेक्सटाइल पार्क हेतु पीवी का गठन उनके कर के संबंधित भूमि एसपीवी को निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएगी। इसके उपरांत मास्टर डेवलपर का चयन करके अग्रेतर कार्यवाही कराई जाएगी। भारत सरकार के द्वारा किए गए अन्य दिशा निर्देश का पालन करते हुए पीपीपी मोड पर टेक्सटाइल पार्क को विकसित किया जाएगा। इस परियोजना में पर लगभग 1200 करोड़ रुपए व्यय होने का अनुमान है। ठीक है, जगह का नाम इंपॉर्टेंट है और कितना शेयर केंद्र सरकार का है, कितना राज्य का है, ये इंपॉर्टेंट है। फिर मंत्रालय इंपॉर्टेंट है, तो ये सारे पॉइंट ध्यान रखिएगा। टीटीएल एवं उत्तर प्रदेश सरकार के मध्य मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट को मिली अनुमति। देखिए 14 फरवरी 2023 को उत्तर प्रदेश की मंत्रिपरिषद ने टाटा टेक्नोलॉजीज लिमिटेड टीटीएल एवं देखिए इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, टाटा टेक्नोलॉजीज लिमिटेड एवं राज्य सरकार व्यवसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग के मध्य तैयार किए गए, ये भी याद रखिएगा राज्य सरकार किसके विभाग के तहत तैयार किया गया है, एमओए
को हस्ताक्षरित कर अग्रतर कार्रवाई किए जाने के प्रस्ताव को अनुमति प्रदान कर दी है। इसके प्रमुख बिंदु देखिए, ये इस एमओए के तहत टाटा टेक्नोलॉजीज लिमिटेड टीटीएल के सहयोग से प्रदेश के 150 राज्य के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का उन्नयन किया जाने हेतु राज्य सरकार एवं टीटीएल के मध्य एमओए पर हस्ताक्षरित किया जाएगा। भविष्य में परियोजना के क्रियान्वयन में अपेक्षित संशोधन परिवर्धन किए जाने हेतु मंत्रिपरिषद द्वारा मुख्यमंत्री को अधिकृत किया गया है। अब देखिए, एमओए के अनुसार टीटीएल का वित्तीय अंश क्या है, 42 ये 4282.9668 करोड़ रुपए व्यवसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग का अंश, जीएसटी सहित 713 करोड़ रुपए प्रत्येक चयनित आईटीआई में 10,000 वर्ग फीट बिल्ट अप स्पेस, कार्यशाला एवं प्रशिक्षण कक्ष इत्यादि। निर्माण की अनुमानित लागत लगभग 477 करोड़ रुपए को सम्मिलित करते हुए राज्य सरकार का कुल वित्तीय अंश 1190 करोड़ रुपए है। इस प्रकार परियोजना की कुल लागत, विभाग का कुल वित्तीय अंश 1190 करोड़ रुपए प्लस टीटीएल का वित्तीय अंश 9668 करोड़ रुपए और ये जो 5472.9668 करोड़ रुपए है। इस एमओए की अवधि 10 वर्ष 9 माह है, जिसमें 9 माह परियोजना क्रियान्वयन की तैयारी हेतु निर्धारित है। ये अवधि याद रखिएगा, 10 वर्ष 9 माह। हस्ताक्षरित किए जाने वाले एमओए में प्रथम 5 वर्ष एवं अगले 5 वर्ष की शर्तों तक दोनों पक्षों के कार्यों का उल्लेख पृथक से किया गया है। 10 वर्ष की अवधि के पूर्ण होने के पश्चात दोनों हस्ताक्षरकर्ताओं की आपसी सहमति के आधार पर नवीनीकृत किए जाने पर तत्समय विचार किया जाएगा। इंडस्ट्री 4.0 प्रस्ताव की मांग के अनुसार टीटीएल द्वारा 150 आईटीआई में 11 दीर्घ अवधि के एवं 23 अल्पकालीन अवधि के प्रशिक्षण पाठ्यक्रम संचालित किए जाएंगे। टीटीएल के प्रशिक्षकों द्वारा प्रदेश की इन आईटीआई में इन नवीन पाठ्यक्रमों हेतु पूर्व से नियुक्त प्रशिक्षकों एवं साथ ही साथ आईटीआई में प्रशिक्षणरत प्रशिक्षार्थियों को भी दक्ष किया जाएगा। इसमें प्रशिक्षार्थियों को टीटीएल की सहयोगी कंपनी में ओजेटी ऑन जॉब ट्रेनिंग व टीएसटी, ये जो देखिए डीएसटी है, डुअल सिस्टम ऑफ ट्रेनिंग करने का अवसर प्राप्त होगा तथा सफल प्रशिक्षार्थियों को टीटीएल की सहयोगी कंपनियों अन्य कंपनियों में अप्रेंटिसशिप रोजगार का अवसर प्राप्त होगा। उन्नयन में दीर्घकालिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों से प्रतिवर्ष लगभग 12 से 15,000 अभ्यर्थी तथा अल्पकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रम से प्रतिवर्ष लगभग 15 से 20,000 अर्थात कुल लगभग 35,000 अभ्यर्थी प्रशिक्षित होंगे। अब देखिए नेक्स्ट आर्टिकल क्या है कि उत्तर प्रदेश बड़े पैमानों पर करेगा बिजली बैंकिंग। इस आर्टिकल में देखिए कि 17 फरवरी 2023 को उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन के चेयरमैन एम देवराज ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर सभी क्षेत्रों में भरपूर निर्बाध बिजली देने के प्रयास को फलीभूत करने के लिए उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन ने दूसरे राज्यों में बड़े पैमाने पर बिजली बैंकिंग करने का फैसला किया है। ये देखिए इस आर्टिकल का जो इम्पोर्टेंट ये पॉइंट है, चेयरमैन एम देवराज ने बताया कि बिजली बैंकिंग के तहत सर्दियों तथा सामान्य दिनों में जब राज्य में बिजली की मांग औसत अथवा कम रहती है उस समय कॉर्पोरेशन उपलब्ध अतिरिक्त बिजली जम्मू कश्मीर, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक के साथ ही एनटीपीसी को देगा। प्रदेश में बिजली के देखिए किन किन राज्यों को देगा, जम्मू कश्मीर, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, राजस्थान और कर्नाटक, इसको ध्यान रखिएगा। प्रदेश में बिजली की मांग बढ़ने पर जरूरत के मुताबिक इस बिजली को इन राज्यों से वापस लिया जाएगा। गौरतलब है कि 2014 में राज्य में महज 1,42,64,000 बिजली उपभोक्ता थे, जो अब बढ़कर 25 करोड़ पहुंच गए हैं। बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी है। देखिए 2014 में बिजली की अधिकतम मांग जो 12,327 मेगावाट थी, 2022 में दोगुने से 26,589 मेगावाट पहुंच गई है। बिजली सप्लाई के घंटों में भारी वृद्धि हुई है। जिला मुख्यालय तथा उद्योगों को 24 घंटे बिजली दी जा रही है। गांव में भी 6 घंटे अधिक बिजली मुहैया कराई जा रही है। अब देखिए उद्योगों को 24 घंटे बिजली मिलने से निवेशक भी उत्तर प्रदेश आने को आतुर नजर आ रहे हैं। वैश्विक निवेशक सम्मेलन में आए भारी भरकम निवेश प्रस्ताव के धरातल पर उतरने पर राज्य की अर्थव्यवस्था में भारी उछाल आएगा। उद्योगों के आउटपुट से राज्य की अर्थव्यवस्था बढ़ने के साथ ही प्रति व्यक्ति आय में तेज इजाफा होगा। माना जा रहा है कि 2 से 3 साल के अंदर ही प्रदेश की अर्थव्यवस्था $1 ट्रिलियन पहुंच जाएगी। हालांकि उद्योगों के आने के साथ ही पावर कॉर्पोरेशन को आने वाले सालों में बिजली की मांग की संभावित वृद्धि का आकलन नए सिरे से करना होगा, जिसकी तैयारी कॉर्पोरेशन ने शुरू कर दी है। कॉर्पोरेशन के चेयरमैन एम देवराज के मुताबिक बिजली बैंकिंग के बड़े फैसले के बाद पावर कॉर्पोरेशन सर्दियों व आम दिनों में राज्य के पास उपलब्ध अतिरिक्त बिजली को पावर एक्सचेंज से बेचेगा नहीं, बल्कि जिन राज्यों से करार हो रहा है उन्हें दे देगा। अब देखिए उन्होंने बताया कि जम्मू कश्मीर से 29 मिलियन यूनिट, तमिलनाडु से 61.56 मिलियन यूनिट का समझौता पहली बार किया है।
कर्नाटक और एनटीपीसी से करार प्रस्तावित है। बैंकिंग के माध्यम से उत्तर प्रदेश से जुड़े राजस्थान ने पिछले वर्ष 449.6 मिलियन यूनिट का करार किया था। अब करीब 4 गुना अधिक 1977.8 मिलियन यूनिट की बैंकिंग का करार किया है। मध्य प्रदेश से भी बैंकिंग का करार हुआ है। चेयरमैन का दावा है कि इस प्रयास से प्रदेश में बिजली का कोई दिक्कत नहीं होगा। सर्दियों में जब मांग कम रहती है उस समय उत्पादन ग्रहों की पूरी क्षमता से चलाया जा सकेगा, क्योंकि दूसरे राज्यों को अतिरिक्त बिजली चली जाएगी। बिजली बैंकिंग के तहत कॉरपोरेशन ने इस राज्यों को सरप्लस बिजली होने पर करार के मुताबिक तय बिजली देगा। ये राज्य जब उत्तर प्रदेश को जरूरत होगी तो ली गई बिजली वापस करेंगे। इसका लाभ यह होगा कि जब राज्य में जून से सितंबर के बीच बिजली की मांग अधिकतम होती है तो उस समय भी बिजली की कोई किल्लत नहीं होगी। पावर एक्सचेंज में 12 रुपये और अधिक की कर दर से बिजली नहीं खरीदनी पड़ेगी। हमेशा गर्मी के दिनों में पावर एक्सचेंज में बिजली का रेट बहुत अधिक रहता है। चेयरमैन ने बताया कि 7,413 मेगावाट क्षमता की नई उत्पादन इकाइयों में बिजली का उत्पादन 2025-26 तक शुरू हो जाएगा। तो ये भी ईयर याद रखिएगा। तो ये मैक्सिमम ये डाटा है, इतना डाटा नहीं पूछा जाएगा। जो इसका मेन पॉइंट है वो आप लोग याद रखिएगा, किस किस स्टेट को मतलब ये करेगा। तो उत्तर प्रदेश का, क्योंकि उत्तर प्रदेश का है तो इम्पॉर्टेंट है। यूपी स्पेशल में मुख्यमंत्री सड़क सुधार योजना, ये देखिए क्यों इंपॉर्टेंट है। 19 फरवरी 2023 को मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार उत्तर प्रदेश सरकार शहरों में लोगों को बेहतर सड़क की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए मुख्यमंत्री सड़क सुधार योजना, क्योंकि शहरों में देखिए शहरों में लोगों का बेहतर सड़क सुविधा, वैसे तो मैक्सिमम शहरों में है लेकिन कई शहरों में नहीं है सुविधा, उसके लिए जो है मुख्यमंत्री सड़क सुधार योजना शुरू करने जा रही है राज्य सरकार। अब देखिए मुख्यमंत्री सड़क सुधार योजना के लिए वित्तीय वर्ष 2023-24 में 1,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था किए जाने की तैयारी है। इसके अलावा हाउस टैक्स की अधिक वसूली करने वाले निकायों को अतिरिक्त पैसे भी इसके लिए दिए जाएंगे। ज्ञातव्य है कि प्रदेश में मौजूदा समय में 17 नगर निगम, 200 पालिका परिषद और 545 नगर पंचायतें, इनमें से 239 नई और सीमा विस्तार वाले निकाय हैं। शहरों में कॉलोनियों के साथ कुछ ही मार्गों पर बनाने की जिम्मेदारी निकायों के पास है। निकायों के पास सड़क सुधार योजना और केंद्रीय व राज्य वित्त आयोग से पैसा प्राप्त होता है। देखिए ये पॉइंट हो गया। नेक्स्ट पॉइंट है कि उच्च स्तर से सहमति के बाद नगर निगम विभाग ने नए बजट में इसके लिए प्रावधान करने का प्रस्ताव भेजा है। उसके बाद से देखिए सड़कों को गड्ढा मुक्त किया जाना भी राज्य सरकार की प्राथमिकताओं में है। नागरिक सुविधाओं की डिलीवरी आदि के आधार पर बेहतर प्रदर्शन करने वाले 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले निकायों में समग्र विकास के लिए नाली के साथ सड़क की सुविधा देना जरूरी है। इसलिए 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में मुख्यमंत्री सड़क योजना की शुरुआत की जाएगी। ये 1 लाख से अधिक आबादी हो सकता है, स्टेटमेंट में आ जाए तो इसको ध्यान रखिएगा कि कितने लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में है। इसके अलावा निकायों में हाउस टैक्स वसूली को बढ़ावा देने के लिए योजना में अतिरिक्त पैसे दिए जाएंगे। ये तो हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। उसका 50% अतिरिक्त पैसा दिया जाएगा। जितना हाउस टैक्स वसूलेंगे उसका 50% अतिरिक्त पैसा दिया जाएगा। नगर विकास विभाग का मानना है कि इसमें निकायों में हाउस टैक्स वसूली की प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और आय में बढ़ोतरी होगी। नेक्स्ट आर्टिकल है पूर्वांचल की। देखिए ये जो आर्टिकल है, पूर्वांचल की शान 2023 में उत्तर प्रदेश का मान बढ़ाने वाली विभूतियां सम्मानित। 20 फरवरी 2023 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने लखनऊ में अमर उजाला की ओर से एक होटल में आयोजित पूर्वांचल किसान 2023 सम्मान समारोह में शान बढ़ाने वाली विभूतियों को सम्मानित किया गया। अब देखिए उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने बताया कि उत्तर प्रदेश नित नए आयाम स्थापित कर रहा है। वैश्विक निवेश सम्मेलन के बाद उत्तर प्रदेश आर्थिक मोर्चे पर पहले स्थान पर आने की ओर अग्रसर है। उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश में एक तरफ काशी तो दूसरी तरफ प्रयागराज संगम नगरी है। कबीर भी अंतिम दिनों में पूर्वांचल पहुंचे। गोरखपुर में गोरक्षनाथ की महिमा किसी से छिपी नहीं है। आज़ादी की लड़ाई में भी प्रदेश का अपना अलग ही योगदान है। इनका हुआ सम्मान किनका हुआ है। वाराणसी के शिक्षाविद हैं प्रोफेसर राम मोहन पाठक, भदोही के कालीन निर्यातक इम्तियाज अंसारी। इन नाम को याद रखिएगा, कौन कहाँ का है ये भी इम्पोर्टेंट है। गाजीपुर के यूथ रूरल एंटरप्रेन्योर फाउंडेशन के संस्थापक संजय सिरपुरिया, मिर्जापुर के विद्या सार्थक ग्रीन सिटी प्राइवेट लिमिटेड के CMD अरुण कुमार दुबे, सेठ द्वारका प्रसाद बजाज, एजुकेशन सेंटर के निदेशक पारितोष बजाज व सत्यम इंटरप्राइजेज के ये प्रोप्राइटर है जयप्रकाश मौर्य। जौनपुर के मॉडर्न वीर रेज सिक्योरिटी फोर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के प्रेसिडेंट ज्ञान प्रकाश सिंह, ये जो कुमुद गिरीश हॉस्पिटल ये जो है हॉस्पिटल प्रा लिमिटेड के प्रबंध निदेशक डॉक्टर क्षितिज कुमार शर्मा और ईसा हॉस्पिटल के जनरल डॉक्टर सर्जन डॉक्टर रजनीश श्रीवास्तव। अब देखिए गोरखपुर के BRD मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर गणेश कुमार और टेनिस खिलाड़ी सगुन कुमारी, DP मोटर्स के नितिन मतरहेलिया, कुशीनगर के गीता इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल के प्रबंध निदेशक OP गुप्ता व कृष्णा हॉस्पिटल एवं ट्रॉमा सेंटर के लेप्रोस्कोपिक सर्जन डॉक्टर संजय गुप्ता को सम्मानित किया गया है। तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल हम लोग
इसके अगले वीडियो में देखेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा है। थैंक यू सो मच।